गिव कंप्लीट सोवरेनिटी टू द कंट्री ओवर देयर एयर स्पेस। तो इस संदर्भ में आप आकाशीय क्षेत्र से क्या समझते हैं और आकाशीय क्षेत्र के प्रयोग के संदर्भ में कौन कौन सी चुनौतियां इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये क्वेश्चन आया एयर स्पेस, तो आकाशीय क्षेत्र का मतलब आप क्षैतिजिक भी बताएंगे और क्या बताएंगे, ऊर्ध्वाधर भी। आप कहेंगे कि क्षैतिजिक संदर्भ में आकाशीय क्षेत्र से जुड़े खतरे और ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में आकाशीय क्षेत्र से जुड़े खतरे दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और उन्हीं को हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्षैतिजिक क्षेत्र में एयर बाउंड्री का अतिक्रमण कैसे हो सकता है और वर्टिकली एयर बाउंड्री का अतिक्रमण कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री के अतिक्रमण की हम बात करते हैं, और आपकी हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री यानी आपके वायु क्षेत्र के अंतर्गत अतिक्रमण जो हो सकता है वो अतिक्रमण हो सकता है टोही विमानों से, जासूसी विमान जो होते हैं, ठीक है, पायलट रहित विमानों से। आपने सुना होगा भारत में भी लक्ष्य, निशांत, है ना, जैसे ढेर सारे विमानों के नाम लिए जाते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा टोही विमान, इनके अलावा आजकल एक नई परंपरा आ गई है जिसको क्या कहा जा रहा है, ड्रोन। तो ड्रोन इकाइयों के माध्यम से आपके एयर स्पेस को क्या किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है। यानी जैसे हमारे हवाई जहाज, आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में क्या किए, प्रवेश किए, ठीक है। तो आजकल एक शब्द और आ गया है जिसका नाम है कौन सी स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन आप बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी नहीं एयर से ही हो, सर्जिकल स्ट्राइक लैंड से भी हो सकती है, लेकिन अभी मेनली मेजरली जो देखा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक वो इसी के थ्रू देखी जा रही है, ठीक। इसके अलावा आपके एयर स्पेस का अतिक्रमण किया जा सकता है रडार प्रणालियों के माध्यम से। तो रडार सिस्टम्स जो होते हैं डिफरेंट प्रकार के, वो आपके एयर स्पेस में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको भी कैच कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रडार प्रणालियां, जैसे भारत ने एक प्रणाली बनाई है अवाक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम, इजराइल से लिया है, एयरबोर्न वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो अवाक्स प्रणाली है, आप इसके माध्यम से भी ये बता सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं आपके हॉरिजॉन्टल एयर स्पेस को क्या कर सकता है, अतिक्रमित कर सकता है। आजकल हम जापान सागर में देख रहे हैं सैन्य अभ्यास के नाम पर एयर बाउंड्रीज को अतिक्रमित किया जा रहा है। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम आप बता सकते हैं कि इनके माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट आया है एयर बाउंड्रीज से जुड़ा हुआ, उसको ध्यान दीजिएगा। और वो पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पर यदि ये साउथ चाइना सी, जापान सी, इसको हम देख रहे हैं, तो इन जगहों पर एक कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ADIZ, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। अब ध्यान से सुनिएगा ये ADIZ की परिकल्पना क्या है। दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो अपनी इस सीमा से बाहर, मतलब जहां तक उनकी वायु सीमा है उससे बाहर के हिस्से में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर देते हैं। मतलब भारत अपने लड़ाकू विमान यहां तक तैनात कर सकता है, तो आप मान लो भारत ने अपना एक लड़ाकू विमान कहां तैनात कर दिया है, यहां बाहर पे तैनात कर दिया, और वहां के एयर पे वो लड़ाकू विमानों को तैनात करने के पीछे तर्क ये देते हैं कि हमारी एयर स्पेस की सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। यदि यहाँ पर सॉवरेन वाटर के वहां पर ऐसे जहाज हो सकते हैं, तो वैसे ही हम उसकी हवा में क्या भेज सकते हैं भाई, नीचे पे जैसे जहाज हो सकते हैं फ्री वाटर के आसपास, फ्री वाटर मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद, तो वैसे ही हम अपने सॉवरेन वाटर के बाहर, ठीक है, ये जहाज तो यहाँ होंगे 200 नॉटिकल माइल के बाहर, तो हम सॉवरेन वाटर के ऊपर वाले हिस्से में क्या भेज सकते हैं, या लैंड के ऊपर वाले हिस्से में, भाई कई जगह वाटर नहीं होगा, जैसे दो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अपनी क्या कहेंगे क्षैतिजिक वायु सीमा से आगे जाकर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करना और उस क्षेत्र को घोषित करना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ये परंपरा महाशक्तियों के अंतर्गत बढ़ रही है। अमेरिका ने कैरिबियन सी में, चीन ने कहा जापान सी में, साउथ चाइना सी में अपने सॉवरेन वाटर टेरिटरी से आगे जाकर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाए हैं और वहां पर अपने लड़ाकू विमानों को क्या किया है, तैनात किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो ADIZ की परिकल्पना है, ये भविष्य में प्रश्न का हिस्सा बन सकती है कि इसके माध्यम से लोग अपनी हॉरिजॉन्टल एयर बाउंड्री को अतिक्रमित खुद ही कर रहे हैं, मतलब बाहर से कोई नहीं आ रहा, आप खुद ही उसके बाहर जा रहे हैं, और इसके कारण वायु सीमाओं से जुड़ा संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी आप एक तरीके से हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज के किसके अंतर्गत बता सकते हैं, इंक्रोचमेंट के अंतर्गत बता सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज की इंक्रोचमेंट का एक तरीका और हो सकता है, हालांकि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में आएगा, जो साइबर अटैक्स हैं। अब साइबर अटैक्स आड़े हो रहे हैं या ऊपर से हो रहे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अंतर्गत आएगा। पर आप ये बताइए कि ये सारी चिंताएं भारत सहित सभी देशों की वायु सीमाओं से जुड़ी चिंताएं हैं, एयर बाउंड्रीज से जुड़ी चिंताएं हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ये कॉमन चिंताएं, ठीक है। अब वर्टिकल एयर बाउंड्री की जब बात की जाती है, हॉरिजॉन्टल की जगह अब हम किस पे आ गए, वर्टिकल, खड़ी वाली सीमा पर। तो वर्टिकल एयर बाउंड्री का इंक्रोचमेंट कैसे होगा, इसका इंक्रोचमेंट ऐसे होगा कि आपके आकाश 100 किलोमीटर के ऊपर के आकाश में आकर किसी ने अपना क्या डाल दिया, सैटेलाइट डाल दिया। बात समझ रहे हैं कि भाई 100 किलोमीटर के ऊपर तक आप हो, तो मान लो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इंडिया के पास स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, ये 100 किलोमीटर की लाइन है,
तो यहाँ तक का स्पेस इंडिया का, यहाँ तक का स्पेस पाकिस्तान का, इंडिया यहाँ से लेके अपना सैटेलाइट यहाँ बिठा दिया पाकिस्तान के एयर स्पेस पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो है नहीं। तो वर्टिकल एयर बाउंड्रीज का इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप कहेंगे किसके रूप में? स्पेस टेक में, यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो संपन्न देश हैं उनके द्वारा हो रहा है। और ये संपन्न देश ठीक अंतरिक्ष में सैटेलाइट कंपटीशन को देखते हुए अपने वर्टिकल एयर स्पेस से आगे, मतलब बाजू में जाकर दूसरी के ऑर्बिट्स में भी क्या 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 लगा दे रहे हैं? सैटेलाइट्स लगा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्पेस में, अब ध्यान समझिएगा, इसे स्पेस कोलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष उपनिवेशवाद की स्थिति कहा जा रहा है, क्योंकि 100 किलोमीटर के ऊपर के स्पेस में किसी का जाना गलत है, लेकिन वहां पर यदि ताकतवर शक्तियां जा रही हैं तो वो स्पेस कोलोनाइजेशन माना जा रहा है। इसी स्पेस कोलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष उपनिवेशवाद का उदाहरण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को माना जा रहा है, जो 400 किलोमीटर प्लस की ऊंचाई पर लगाए जा रहे हैं। अब ये अमेरिका रूस के ऊपर के स्पेस पे तो है नहीं, और ये कहा जा रहा है कि इसका लाभ पहले वो देश उठाएंगे जो इसको लगा रहे हैं, बाद में सबको मिलेगा। तो फिर मानव कल्याण की बात कैसे हुई? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना भी वर्टिकल एयर स्पेस बाउंड्री का क्या है? उल्लंघन है। इसके अलावा जो स्पेस ट्रैफिकिंग की समस्या हो रही है कि स्पेस में उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, ये भी वर्टिकल बाउंड्री के उल्लंघन से ही जुड़ा मामला है। जो स्पेस पोल्यूशन की समस्या हो रही है वो भी वर्टिकल एयर बाउंड्री के उल्लंघन से जुड़ा मामला है। और इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए ये बात की गई कि क्या वर्टिकल स्पेस बाउंड्री को यानी आकाशीय क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी इंक्रोचमेंट हो रहा है और वर्टिकल में भी इंक्रोचमेंट हो रहा है। और फिर उसी एयर स्पेस की बैंडविड्थ को यूज करते हुए जो आपकी बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ पर यदि कोई दूसरा देश अपनी गतिविधियां करने लगे तो इसको क्या, कौन सी प्रॉब्लम कहेंगे? कि दो देश जो है एक ही बैंडविड्थ के लिए आपस में क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। तो यहां पर वो स्थिति भी आ सकती है जहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बैंडविड्थ को लेकर देशों के बीच क्या नजर आएगी? प्रतिस्पर्धा नजर आएगी। संचार उपग्रहों के द्वारा बैंडविड्थ का प्रयोग किसके द्वारा, कौन सा? हालांकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको रेगुलेट करता है, लेकिन अभी स्थितियां ये आ रही हैं कि बैंडविड्थ में ओवरलैपिंग की समस्या भी दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि दो देश एक दूसरे के कम्युनिकेशन के कोड्स को या कम्युनिकेशन की स्थितियों को सुनने की किसमें स्थिति में है। तो यहीं से साइबर जासूसी की समस्या आ जाएगी, साइबर हमलों की समस्या आ जाएगी, ई बॉम्बिंग की समस्या आ जाएगी। यानी वर्टिकल एयर स्पेस से आप साइबर अटैक्स की समस्या, ठीक है, साइबर वॉर की समस्या, ई बॉम्ब्स की समस्या, साइबर हमलों की समस्या, इन सब का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो हालांकि इसमें बहुत इमेजिनेटिव होकर आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन भाई यही तो क्रिएटिविटी है कि आप सोचकर पता करें कि भविष्य में ये चुनौतियां हो सकती हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ तो इन्हीं परिकल्पनाओं पर बनती हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल इंक्रोचमेंट हो चाहे वर्टिकल इंक्रोचमेंट हो। अब वो थोड़ी होता है कि लैंड बाउंड्री और एनिमी बिहाइंड लाइन जैसी मूवी बने, वो तो बहुत पुरानी हो गई। एक और जो वर्टिकल एयर बाउंड्री का इंक्रोचमेंट है सबसे बड़ा, वो है एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आज दुनिया भर के देशों द्वारा प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणालियों का विकास किया गया है, जहां दुश्मन की मिसाइल को अंतरिक्ष में ही क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। बताया था मैंने, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो स्पेस में जाकर फिर आती हैं। तो अमेरिका ने, इजराइल ने, रूस ने, चाइना ने, अब भारत ने भी अपना एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। तो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ लगाया जाएगा? 100 किलोमीटर भाई जो आपका स्पेस है वहां पर। तो आपने वर्टिकल एयर बाउंड्री का क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परिकल्पना जो हमने बताई है कि इसके अंतर्गत भी वर्टिकल एयर बाउंड्री का क्या हो रहा है? इंक्रोचमेंट हो रहा है। जो दुनिया भर की कौन सी प्रणालियां हैं? जीपीएस प्रणालियां हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। कहीं पर गैलीलियो है, चीन का अलग नाम है, भारत का नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये प्रणालियां भी वर्टिकल एयर बाउंड्री का क्या कर रही हैं? उल्लंघन कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है तो आपको डिफेंस टेक, स्पेस टेक जो टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं वहां से उसको उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इनका मेंशन किया, आपके मन में भाव आ सकता है कि सर ये सब समझा दो, ये सब टेक्नोलॉजी में समझने वाली बातें हैं, ये डिफेंस में सिर्फ इनका मेंशन करना ही पर्याप्त है। तो अंतिम रूप से आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे तकनीकी विकास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वायु सीमाओं के अतिक्रमण की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ये मूल रूप से लड़ाकू विमानों, खोजी विमानों, जासूसी विमानों और क्या कहेंगे हम, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी आधुनिक तकनीकों से संबद्ध है। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, कौन कौन सी? 3 टेक्नोलॉजी का नाम लेना आप। एक डिफेंस टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी और तीसरा है ICT।
तो जैसे जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास होगा, वायु सीमा के अतिक्रमण की चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इस ढंग से कभी भविष्य में प्रश्न बन सकता है, ये आप बता सकते हैं एयर बाउंड्रीज इंक्रोचमेंट के अंतर्गत। अब इसी इंक्रोचमेंट को आप इंडिया के कंसर्न में और हाईलाइट करेंगे और आपसे कहा जाए कि भारत के संदर्भ में वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं, तो आप कहेंगे कि भारत के संदर्भ में भी वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां दोनों स्तरों पर दिखती हैं, एक क्षैतिजिक वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां और दूसरी ऊर्ध्वाधर वायु सीमा से जुड़ी चुनौतियां। लेकिन ये वायु सीमा से जुड़ी जो चुनौतियां, याद रखो हमने जो भी सीमा चुनौतियां कही थी, चाहे वाटर में हो चाहे एयर लैंड में हो, हमने कहा था इसमें दो बातें होती हैं, एक तो सीमाओं की प्रकृति और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्लियर है? तो हमने प्रकृति तो बता दी कि हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसी दिक्कत हो सकती है, वर्टिकल। संबंधों के अंतर्गत दिक्कत यह है कि भारत की वायु सीमा मूल रूप से चाइना और पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल देशों से जुड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि ना सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान भी, ठीक, आप क्या कहेंगे, लड़ाकू विमानों के संदर्भ में भारत से बेहतर स्थिति। यानी पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमानों का बेड़ा है उसके बारे में कहा जाता है दैट देयर एयर स्ट्राइक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी इज एट पार टू इंडिया, और सम पीपल से इट इज रादर देन सुपीरियर टू इंडिया। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि इन दोनों की वायु सीमा जो है, वो वायुसेना जो है वो हमसे लड़ने की स्थिति में है, चीन की बेहतर स्थिति में और पाकिस्तान की भी एट पार या बेहतर स्थिति में है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि यदि 2.5 मोर्चे की लड़ाई या 2 मोर्चे की लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी चीन और पाकिस्तान एक साथ एयर स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे पास इतने लड़ाकू बेड़े नहीं हैं कि हम दोनों से मिलकर लड़ाई कर सकें। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत को 2027 से 2032 के बीच 42 वायुसेना के, एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस की जरूरत होगी। स्क्वाड्रंस मतलब यूनिट से की तरह बोलते हैं। वर्तमान में इन स्क्वाड्रंस की संख्या 31 है, लेकिन 2027 तक इनकी संख्या घटकर 29 रह जाएगी। तो 29 रहने के बाद हमें 42 तक जाने के लिए 13 स्क्वाड्रंस की क्या होगी, जरूरत होगी। ये फैक्चुअल डेटा है जिसके संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। हालांकि रक्षा से जुड़े डेटा बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं होते, तो जो जानकारी है उसके संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। एक और आलोचना ये की जाती है कि भारत में लड़ाकू विमानों से जुड़े जो सौदे हैं वो अभी राजनीतिक उठापटक के दौर में हैं। राफेल विमानों का सौदा, ठीक, सही गलत जो भी स्थितियों में रहा हो, अभी भी राजनीतिक विवादों के केंद्र में है, और जितने विमान हमको मिल जाने थे अभी उतने विमान समय से हमें मिल नहीं पाए हैं। तो हमने जो 36 राफेल विमानों का सौदा किया है, जब तक वो पूर्ण रूपेण हमारी सेना का हिस्सा नहीं बन जाते, हमारे पास चिंता का मुद्दा मौजूद है। दूसरी बात, हमारी पूरी एयर स्ट्राइक कैपेसिटी इंडिजीनियस नहीं, मतलब फॉरेन डिपेंडेंट है। मतलब हमारे सारे लड़ाकू विमान जब आप डिफेंस में पढ़ते हैं तो हर तरीके, कभी रूस से लिया, कभी फ्रांस से लिया, कभी ब्रिटेन से लिया, अब अमेरिका से हम ले सकते हैं, हालांकि पाकिस्तान के सारे। तो आप ये पढ़ते हैं ना कि रूस से कौन सा विमान लिया, मिराज लिया, तो फ्रांस कहाँ से कौन से, राफेल लिया तो अभी हमने फ्रांस से लिया, रूस से कौन सा लिया, सुखोई लिया, तो ऐसे अलग अलग नाम आते हैं। तो इन देशों पर निर्भर है, यानी इंडिजीनियस हम लड़ाकू विमान बनाने की स्थिति में नहीं है। एक बहुत रोचक तथ्य है कि आई थिंक 1998 के आसपास की बात है, जब वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत ने अपना पहला लड़ाकू विमान बनाया है। उस लड़ाकू विमान को LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम दिया गया था। ये उस समय की बात है, 98-99 की, मतलब आज से 20 साल हो रहे हैं लगभग। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको बाद में तेजस नाम दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर ने इसको बनाया, और ये कहा गया कि ये दुनिया का सबसे छोटा लड़ाकू विमान होगा। ये लड़ाकू विमान आज भी पूर्ण रूपेण भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बन पाया है। तो आप R&D के स्तर पर, लड़ाकू विमानों के विकास के स्तर पर विदेशों में निर्भरता और स्वदेशी तकनीक की कमियों के बारे में बात कर सकते हैं। राजनीतिक विवादों से परे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्या स्थिति है, आप ये जान ही रहे हैं कि वो राफेल की असेंबलिंग का काम भी उसको ना देकर, आपने सुना होगा, अंबानी की किसी कंपनी को दिया गया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़े कर्मचारी, वैज्ञानिक, ये सब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दबे मुंह, ठीक, आलोचना तो कर ही रहे हैं कि स्वदेशी उस पर या तकनीक पर या स्वदेशी वैज्ञानिकों पर ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि आप इसके पक्ष विपक्ष में अपनी राय रख सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि HAL जैसी संस्था पर सरकार का भरोसा ना होना या HAL जैसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा काम ना करना, ये दिखाता है कि हम एयर स्ट्राइक के संदर्भ में स्वदेशी तकनीकों के विकास को लेकर बहुत क्या कहेंगे, जागरूक नहीं है। और एयर स्ट्राइक के अंतर्गत दूसरी चीज होती है एयर इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब विदेशों से जो आ रहा है उसको पकड़ लें, उसके लिए राडार प्रणालियां हैं। तो राडार प्रणाली के अंतर्गत भी स्वदेशी जैसी कोई बात नहीं है। जिस राजेंद्र राडार को हमने लड़ाकू विमानों पर लगाया है, वहां से लेकर अवाक्स प्रणाली तक सब कहां से ली गई है,
इजराइल से ली गई हैं। तो एक दो राडार हमने खुद के बनाए हैं, आपने डिफेंस में पढ़ा होगा, लेकिन बड़ी राडार प्रणालियां, बड़े लड़ाकू विमान, ठीक, बड़े टोही विमान, एयर रिफ्यूलिंग विमान जो AI-76 वगैरह जिसकी हम बात करते हैं, ब्रिटेन से हवा में रिफिल होने वाले विमान, ये सब अभी भी पूर्णतः विदेशी तकनीक पर या विदेशी संदर्भ में निर्भर हैं। और पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन में कटौती की भी स्थितियां बनी थी, या जितनी बढ़ोतरी होनी थी उतनी नहीं हुई है, जिसका सबसे ज्यादा विरोध वायुसेना ने किया है। उनका कहना है कि उनको जिस मात्रा में संसाधन की जरूरत है उसका 1/5 भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बजट कटौती की स्थितियां भी गंभीर हैं, और अब कोविड के बाद तो आप परिस्थितियां जान ही रहे हैं, तो इसमें हम कितना काम एयर डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कर पाएंगे, इसमें बहुत संभावनाएं दिखाई नहीं देती। तो यदि हमको वास्तव में विश्व में एक प्रभावी स्थिति क्या कहेंगे एयर डिफेंस के संदर्भ में बनानी है, तो हमको R&D पे काम करना पड़ेगा, हमको बजट पर काम करना पड़ेगा, हमको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, या फिर हमको प्रिक्योरमेंट जो खरीद है उसको समय से पूरा करना पड़ेगा, जो रक्षा सौदे उनको जल्दी से जल्दी अमल में लाना पड़ेगा, जो बेड़े हैं उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आप सजेशन में बता सकते हैं कि इन सजेशंस को अपना कर ही हम किसी न किसी रूप में वायु सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वायु सीमाओं से जुड़ा मामला हुआ। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत लैंड, वाटर, एयर बाउंड्रीज के इंडिविजुअल मैनेजमेंट के बाद आजकल टेक्नोलॉजी से जोड़कर बॉर्डर मैनेजमेंट पर बहुत चर्चा की जा रही है। और एक मुद्दा पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा में है कि क्या हम अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग सीमाओं की सुरक्षा में कर सकते हैं, सीमाओं के प्रबंधन में कर सकते हैं। तो यही भविष्य में एक प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने, ठीक है, एक कमेटी का निर्माण किया है होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, इसरो, ये सब शामिल हुए हैं, जो इस बात की फिजिबिलिटी को देखेगा दैट हाउ स्पेस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। ये प्रश्न का विषय है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पृष्ठभूमि में आप दो बातें बताइए बैकग्राउंड में। पहला, अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल जैसे देश, ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी डिफेंस कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ पर करें, ठीक है, अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने में करें। 2007 में ही चाइना ने एसेट मिसाइल का विकास कर लिया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल बोलते हैं, यानी ऐसी मिसाइल जिसके माध्यम से आप दुश्मन के सैटेलाइट्स को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉर की स्थिति में दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम करने के लिए ये मिसाइल्स वगैरह बहुत उपयोगी हो सकती हैं। इसके अलावा चाइना ने अभी अभी इंडियन ओशन में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां से वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। इससे हमारी सुरक्षा चिंताएं क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। ठीक है, हमने अभी तक स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मिसाइल जो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके मिसाइल बनाई थी कि भाई लॉन्च व्हीकल है, तो हमने जो पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश बनाया था, उनका निर्माण हमने किया था किसके आधार पर, SLV और ASLV के आधार पर। और फिर PSLV के आधार पर हमने फिर आगे जाकर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी सूर्या की परिकल्पना की थी। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जो थे वो किस पर बेस्ड थे, हमारे जो छोटी रेंज की मिसाइल्स थी हमारी, बेसिकली वो हमारी बेस थी SLV और ASLV पर। फिर PSLV से हमने इंटरमीडिएट रेंज IRBM बनाई, और फिर उसी को विस्तार देते हुए PSLV से ही हमने क्या बनाई, ICBM, और PSLV के बाद आपको पता होगा कि हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन यूज करके GSLV की परिकल्पना लाया। तो PSLV से IRBM हुआ, तो GSLV से ये साबित हो गया कि अब हम ICBM की स्थिति में हैं। और यही एक जगह थी जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी गंभीरता से किसके साथ जुड़ रही थी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना है, जो पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना है, विजिलेंस सिस्टम की बात करें, ठीक, जो सूचना प्राप्ति को मजबूत बनाना है, इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना है, गोपनीय सूचनाओं की प्राप्ति जिनको कहते हैं उसको मजबूत बनाना है, जो नेविगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करना है, यानी नेविगेशन सिस्टम को हमको क्या करना है, विकसित करना है, या प्रभावी संचार प्रणाली को हमको डेवलप करना है। इन सारे क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी की जो हमारी बढ़त है,
जैसे भारत दुनिया में सबसे प्रभावी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का बेड़ा रखता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में भी भारत के पास प्रभावी सैटेलाइट्स हैं। हमारे ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी हैं जिनका रेजोल्यूशन 1 मीटर से छोटा है, और 1 मीटर से छोटे रेजोल्यूशन के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग टोही विमान यानी जासूसी के लिए भी किया, विमान कह रहा हूं, टोही यानी जासूसी के लिए भी किया जा सकता है। ये सारी प्रगतियां होते हुए भी, या ये सारे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सारे विकास होते हुए भी हम इसको प्रभावी तौर पर डिफेंस में ले जाने में असफल रहे। और इसी बैकग्राउंड में हमने ये निर्णय लिया कि अब हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स को कहां लेकर जाया जाए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेकर जाया जाए। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई, एक कार्यबल बनाया, बोल लीजिए समिति बनाई या क्या बनाया, वर्कफोर्स बनाया, जिसे इस बात की निगरानी करनी थी कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में किया जा सकता है। इसमें डिफेंस, ठीक, आपका स्पेस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसमें आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े लोग, इसमें अंतरिक्ष विभाग से जुड़े लोग, और इसमें होम मिनिस्ट्री के बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े लोग, सीमा प्रबंधन विभाग है कि नहीं, तो अंतरिक्ष विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, रक्षा विभाग, इनसे जुड़े पदाधिकारियों को शामिल किया गया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को ये बताया कि हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में, ठीक, स्पेस टेक के प्रयोग के लिए हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में स्पेस टेक के प्रयोग के लिए एक 5 ईयर प्लान बनाना चाहिए, जिसके 3 फेज होंगे। फेज 1 इसके अंतर्गत, ठीक है, तो मतलब माइक्रो, मीडियम और लॉन्ग, 3 चरणों में इसको किया जाएगा। तो फेज 1 जहां हम शॉर्ट टर्म नीड को देखेंगे, यानी हमारी तात्कालिक जरूरतें कौन सी हैं, इसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा जो बल हैं, फोर्सेस हैं, उनको हाई रेजोल्यूशन कैमरे दिए जाएंगे, ठीक है, और एक निर्धारित बैंडविड्थ दी जाएगी संचार के लिए, जहां से उनका संचार गोपनीय रूप से हो सके। मैं फिर से कह रहा हूं, निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे और गोपनीय संचार के लिए डेडिकेटेड बैंडविड्थ हमारे सैटेलाइट्स जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उनसे प्रदान की जाएगी। ये शॉर्ट टर्म की बात थी। मिड टर्म की आवश्यकताओं के अंतर्गत ये कहा गया कि हम डेडिकेटेड सैटेलाइट, ये मिड टर्म जरूरत है, मतलब मध्यकालिक जरूरतों के अंतर्गत समर्पित उपग्रह, ठीक है, इसरो के माध्यम से भेजेंगे, जो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस, बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस के उपयोग के लिए ही निगरानी तंत्र, बैंडविड्थ की आवश्यकता, संचार की आवश्यकता, इन सबको पूरा करेगा। तो इसरो एक डेडिकेटेड उपग्रह के तौर पर इससे काम करेगा, ठीक है। इसी संदर्भ में एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एमीसेट PSLV 45 से भेजा भी गया है, आपने देखा होगा, PSLV C45 से एमीसेट नाम का उपग्रह हमने भेजा है। और ये एमीसेट जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, EIS इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जो दुश्मन के राडार सिस्टम पर नजर रखने का, दुश्मन की लोकेशन पर नजर रखने का, मूवमेंट पर, सीमाओं पर ह्यूमन मूवमेंट पर नजर रखना, ये सारे काम को करेगा। लॉन्ग टर्म के तहत तीसरा चरण जो रहेगा, लॉन्ग टर्म चरण रहेगा। और लॉन्ग टर्म चरण में उन्होंने ये कहा है कि गृह मंत्रालय नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की तरफ जाएगा। अब ये इसमें उनका बड़ा मतलब हवाबाई बात है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित करेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डिफेंस एजेंसीज, स्पेस एजेंसीज, सारी एजेंसीज शेयर कर सकें, मतलब हम एक कॉमन नेटवर्क बना लेंगे जिसको लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से विकसित कर सकें, तो हमको अलग से काम करने की जरूरत ना हो। इस तरीके से ये 3 फेज सिस्टम की उन्होंने सिफारिश की है, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसी समिति ने ये कहा कि हम चाहें तो अपने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS, जिसे नाविक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नाविक, तो हमारे खुद के क्या कहेंगे, GPS प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नाविक का प्रयोग हम सूचनाओं के संग्रहण के लिए, निगरानी रखने के लिए कर सकते हैं। इस बारे में भी बात की जा रही है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो कार्टोसेट, रिसोर्स सेट जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, कार्टोसेट सीरीज है रिमोट, ठीक है ना, तो दुश्मन के क्षेत्रों की मैपिंग के लिए, दुश्मन के क्षेत्रों पर निगरानी करने के लिए हम इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का प्रयोग
इससे जुड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरेज को यूज करते हुए हम दुश्मन के क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों की फोटो ले सकते हैं, उनकी मैपिंग कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान इस तरीके के सैटेलाइट से प्राप्त इमेजेस ने हमारी बहुत मदद की थी, तो इस बारे में भी बात की गई है। कुल मिलाकर उनका यह कहना था कि अभी तक हमारी सीमा पर जो बल हैं वो रॉ की, आईबी की या इनकी इंटेलिजेंस पर काम करते थे, ठीक है, कि ये लोग सूचना देंगे तब फिर, या लोकल इंटेलिजेंस पर काम करते थे। अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको सूचनाएं मिलेंगी और ये इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के द्वारा अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में सफल होंगे, ये माना जा रहा है इसके अंतर्गत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग के अंतर्गत। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। भारत ने, अब ये तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत ये पृष्ठभूमि थी, इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने ये क्या किया, काम किया। तो यदि हम भारत की करंट कैपेसिटी की बात करें, जहां पर भारत स्पेस टेक को यूज कर रहा है डिफेंस के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास दो तो डेडिकेटेड, दो समर्पित सैन्य उपग्रह हैं, उसके अलावा हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग हम मानचित्रण के लिए, मैपिंग के लिए या दुश्मन के क्षेत्रों की फोटोग्राफी के लिए, इसके लिए कर रहे हैं। लेवल 3 पर आप ये बता सकते हैं कि भारत ने भी मिशन शक्ति के अंतर्गत, ये मोदी जी की बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी, एसेट का परीक्षण कर लिया है। एसेट मतलब एंटी सैटेलाइट प्रणाली, यानी भारत ने भी मिसाइल द्वारा एक लोअर ऑर्बिट में दुश्मन के उपग्रह यानी किसी उपग्रह को मार गिराने में सफलता पाई है। तो ई वॉर की स्थिति में अब हम भी चाइना के सैटेलाइट्स को डाउन करने की स्थिति में है, जो चाइना ने 2007 में किया था, 17 अराउंड में हमने भी किया। मिशन शक्ति के तहत हमने एसेट, एंटी सैटेलाइट प्रणाली विकसित कर ली है, इसे काउंटर स्पेस कैपेसिटी कहते हैं। तो ये भी हमारे पास विद्यमान है या मौजूद है, इसके बारे में कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के पास विकसित राडार प्रणालियां हैं, ये राडार प्रणालियां भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, जिनके अंतर्गत काम किया जा रहा है। और हमने बताया था कि संचार उपग्रहों के तहत एमीसेट जैसे उपग्रह हैं जिनके माध्यम से निगरानी का काम किया जा रहा है। इन सबसे परे जाकर भारत ने अपना पहला कृत्रिम अंतरिक्ष अभ्यास भी किया है। अब कृत्रिम अंतरिक्ष युद्धाभ्यास ये रियल में नहीं हो सकता, ये साइम्युलेटेड होगा। और साइम्युलेटेड का मतलब है कंप्यूटर वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, कृत्रिम आभासी वास्तविकता के माध्यम से। तो इसे कहा जा रहा है फर्स्ट साइम्युलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज बाय इंडिया। मैं फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट साइम्युलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज बाय इंडिया, भारत का पहला बनावटी अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास, जिसे हमने इंड स्पेस एक्स नाम दिया है, ठीक है, इंड स्पेस एक्स, ये नाम याद रखिएगा। तो इसके माध्यम से हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी प्रभावी स्थिति को बताया है कि कैसे हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रभावी रूप से उपयोग में ला सकते हैं। यही हमने अपनी एसेट प्रणाली, अपनी IRNSS प्रणाली, अपने एमीसेट प्रणाली, अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रणाली, इन सब के प्रयोगों को दर्शाया है कि निगरानी में, नेविगेशन में, गोपनीय जानकारियों की प्राप्ति में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। यदि पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि निगरानी में यूज हो सकता है, ठीक, गोपनीय सूचनाओं को प्राप्त करने में यूज हो सकता है, गोपनीय संचार के तहत यूज हो सकता है। इन जगहों पर स्पेस को डिफेंस में यूज करने का हमने प्रयास किया है। तो ये है यूज ऑफ स्पेस टेक इन डिफेंस टेक, जो अभी तक हम मिसाइल और लॉन्च व्हीकल को जोड़कर करते थे, उसको नए आयामों पर आपको जोड़कर देखना है। अब जो आखिरी हिस्सा है बॉर्डर मैनेजमेंट का, उसके अंतर्गत मैं एक छोटे से मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड। याद रखिएगा, ये ज्वाइंट कमान से अलग है। ज्वाइंट कमान का विचार तो 2000 के बाद ही आ गया था, जिसमें अंडमान निकोबार में पहले हमने पहली संयुक्त कमान की क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन इसी विचार को एक स्तर आगे ले जाकर भारत में एक कमेटी बनी जिसका नाम था शेकटकर कमेटी, ठीक है। और DB शेकटकर, ये सेना के पुराने अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में एक समिति बनी। इन्होंने बताया कि करंट वॉरफेयर जो है, आज का जो युद्ध है, वो युद्ध आइसोलेटेड नहीं लड़ा जाता, यानी वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर आर्मी, ये सब अलग अलग से काम नहीं कर सकते। इनके बीच में
इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इनके बीच में जुड़ाव बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसे में हम एक आध जगह ज्वाइंट कमांड बनाकर इनको एक साथ रख भी दें तो भी इनमें क्या होगा, आपस में संघर्ष होगा, इनमें वर्चस्व की लड़ाई होगी, इनमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी कि एक बॉस इनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ज्वाइंट कमांड्स के अंतर्गत ये देखा गया कि वो एक जगह होते हुए भी अपने अलग अलग अस्तित्व को बनाए हुए थे, उनके बीच यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था, उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं था। तो इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड बनाएंगे, जहां पर सेनाओं के सभी अंगों को एक शीर्ष प्रबंधन और नियंत्रण से जोड़ा जाएगा, सिंगल लाइन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और ये जो सिंगल लाइन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होगा, यहां पर अपने आप कोऑर्डिनेशन आ जाएगा क्योंकि वो एक उसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि तीनों सेनाओं का प्रबंधन और नियंत्रण एक साथ किया जाएगा, ताकि भविष्य के युद्ध वॉरफेयर में जब इन तीनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत हो तो इनको अलग से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत ना पड़े। और उन्होंने भारत में ऐसी 3 कमान बनाने का सुझाव दिया है, ठीक। पहली कमान नॉर्दर्न कमान है, और नॉर्दर्न कमान जो फोकस करेगी वो बेसिकली चीन पर फोकस करेगी। दूसरी कमान वेस्टर्न कमान है, और वेस्टर्न कमान को फोकस करने दिया गया है किसको, पाकिस्तान को। और तीसरी सदर्न कमान या दक्षिणी कमान बनाई गई है, जिसे फोकस करने दिया गया है हमारी कोस्टल सिक्योरिटी यानी हमारी वाटर बाउंड्रीज। तो याद रखिएगा, शेकटकर समिति की सिफारिश पर वर्णित इंटीग्रेटेड डिफेंस कमान क्या है और ये कौन कौन सी हैं, तो नॉर्दर्न है, वेस्टर्न है और साउदर्न है। और साउदर्न यानी दक्षिणी कमान किसके बारे में है, तटीय सुरक्षा या समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के बारे में है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा में कल को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इसके साथ एक और पद अभी सृजित हुआ है, जिसे कहा जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी तक तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ होते थे, अब तीनों के ऊपर एक प्रमुख बने हैं हमारे, और पिछले जो हमारे सैन्य प्रमुख थे उन्हीं को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। क्या नाम है उनका, विपिन रावत जी। तो विपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। पहले ये होता था कि तीनों सेनाओं के अपने अपने प्रमुख होते थे और सीनियरिटी के आधार पर किसी एक को सबका प्रमुख मान लिया जाता था, लेकिन वो सबका औपचारिक प्रमुख होता, अनौपचारिक प्रमुख होता था बोलने के लिए। फॉर्मली अब तीनों के अलग अलग हेड्स के ऊपर एक बॉस बैठेगा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। तो अब वो स्थिति नहीं बन सकती, जैसे वही स्थिति है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का भी गवर्नर होता था और बाकी 2 गवर्नरों का हेड भी होता था। तो फिर बाद में ऐसा क्यों किया गया विलियम बेंटिक के समय कि एक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ताकि वो बंगाल के गवर्नर के तौर पर भूमिकाओं से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो अब थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष अलग रहेगा और उनके ऊपर कौन रहेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये स्थिति इस स्थिति के साथ जब जुड़ेगी तो सेना की मिलकर काम करने की स्थिति और भी बेहतर होगी, ऐसा बताया जा सकता है। बाकी सैन्य बलों के अंतर्गत जरूरी हुआ तो हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस वाइज तीसरी इकाई है जो सीमा प्रबंधन से जुड़ी हुई है वो समाप्त होती है। अब हम अगले हिस्से में कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़ी जो डिफेंस की समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे।